Good morning, all of you. I am today discussed on Indian Penal Code section 403, dishonesty, misappropriation of property means सेक्शन 403 की एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का, किसी संपत्ति का बेईमानी पूर्वक आशय से दुरुपयोग करना कहा जाता है। 10 मिनट बाद बात करेंगे। 10 कहा जाता है, ठीक ना। अब भारतीय दंड संहिता, बैठ जाइए आप लोग, दोनों बैठ जाइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 403, देखिए आपको हम भारतीय दंड संहिता की धारा 403 संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के संबंध में आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आपको भारतीय दंड संहिता में जो मूल आज की जो क्रिमिनल लॉ का बेस है, मानव शारीरिक बोध अपराध, जिसके अंतर्गत आपको 299 से भारतीय दंड संहिता धारा 377 तक हमने आपको कई चैप्टरों में है जो विस्तार से बताया, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद इसी परिप्रेक्ष्य में संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में 378 से लेकर, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 से लेकर अब यहां तक हम 403 तक पहुंचे, जिसमें सबसे पहले चोरी है। चोरी क्या है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपको हमने जो है, जो मुख्य बातें हैं चोरी के लिए, चोरी की आवश्यकता क्या है, चोरी की परिभाषा क्या है, इसकी हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। जिसमें है संपत्ति विरुद्ध अपराध में पहला कैटेगरी है चोरी। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाएगा तो चोरी करेगा। इसके बाद उद्यापन को भी हमने चर्चा किया था कि आप लोग पिछले कक्षा में आप देखे थे, आप लोग थे यहाँ, तो जिसमें उद्यापन में था जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को उस व्यक्ति की सहमति से, लेकिन उसके बल धमकी में प्रभाव में आकर के ले लेता है, तो वह जो है उद्यापन का अपराध करता है। लूट में बल का प्रयोग होता है, व्यक्तियों की संख्या जो मतलब एक भी व्यक्ति लूट सकता है अथवा 4 व्यक्ति तक। जब एक या एक से अधिक व्यक्ति अर्थात 4 व्यक्ति किसी को लूटते हैं जिसमें बल का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए दंड का उपबंध पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया। डकैती भारतीय दंड संहिता की धारा 491 में 490 में लूट है, 491 डकैती है। डकैती की परिभाषा आपको 491 बताया गया, जिसके अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर और सबकी प्री प्लान की योजना के तहत किसी न किसी रूप में उस लूट कांड में सहयोग करने से यदि सहभागी होते हैं तो सबकी ज्वाइंट लायबिलिटी एक होती है। ज्वाइंट लायबिलिटी के आधार पर सबको दोषी माना जाता है। ये आपको डकैती की परिभाषा में डकैती में बताया गया था। इसके बाद हत्या सहित डकैती की भी चर्चा हमने किया था। हत्या सहित डकैती में ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। ज्वाइंट लायबिलिटी आधार पर, संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर, यदि उसमें 5 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं या 5 से अधिक कोई भी व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति हों, यदि डकैती करते समय यदि हत्या कर देते हैं तो संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर उनको दोषी माना जाता है और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर उनको ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। ज्वाइंट लायबिलिटी के आधार पर उनको मृत्युदंड अथवा जीवन कारावास की सजा का प्रावधान है या कम से कम 10 साल से कम की सजा नहीं होती है। अब भारतीय दंड संहिता में जैसा कि आपने इसके पहले यहाँ 397 में आपने देखा है कि फांसी की बात बताई गई है। कुल आईपीसी में कहाँ
बताई गई है। देखिए 121 है, 132 है, 302 है, 305 है, 307 है, 364 है, 396 है, 376 है, 376 एडी है। कि आज याद तरह से मतलब अब संशोधन होकर आ गए हैं, जिसमें मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। इसमें इन सब में ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। ज्वाइंट लायबिलिटी सेम रोल एंड सिमिलर रोल के आधार पर कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। 396 में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के आधार पर लायबिलिटी सेम होती है। सेम लायबिलिटी के आधार पर उनको दोषी माना जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अब आपको संपत्ति के विरुद्ध आपराधिक दुर्वियोग के विषय में, संपत्ति के आपराधिक दुर्वियोग से तात्पर्य क्या है, किसी संपत्ति का आपराधिक दुर्वियोग किसे कहेंगे, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में उपबंधित किया गया है, जिसके अंतर्गत है कि ध्यान दीजिए, संपत्ति का बेईमानी से उपयोग कर लेना, दुर्वियोग कर लेना, अपने लिए, अपने लाभ के लिए करना। इसमें है जो कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी चल संपत्ति का, जंगम संपत्ति का या उसको अपने उपयोग के लिए संप्रवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भाग कारावास से जिसकी वह 2 वर्ष तक उग्र जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। संपत्ति का आपराधिक दुर्वियोग भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में लिखा गया है, जिसके अंतर्गत लिखा गया है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से वह उस संपत्ति को अपने लिए, अपने हित के लिए वह उपयोग कर लेगा, तो वह संपत्ति का आपराधिक दुर्वियोग का अपराध से दोषी माना जाएगा। अब यहाँ पर चल संपत्ति बात बताई गई है। कौन संपत्ति होनी चाहिए? चल संपत्ति। संपत्ति 2 तरीके की होती है, चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति। चल संपत्ति की चोरी होती है, अचल संपत्ति चोरी नहीं होती है। संपत्ति का आपराधिक दुर्वियोग चल संपत्ति के लिए है। चल संपत्ति से तात्पर्य है वे संपत्तियां जो भू अथवा भूबद्ध हो अथवा भूमि से जकड़ी हुई हो, इस प्रकार से जिससे जो है कि जिसकी जड़ें भूमि में जकड़ी हुई, वो सारी संपत्तियां अचल संपत्ति हैं, और जिनकी जड़ें भूमि से अलग हैं वो सभी संपत्तियां क्या हो जाएंगी? चल संपत्ति हो जाती। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में संपत्ति का आपराधिक दुर्वियोग ये सदैव चल संपत्ति का होता है। इसका इलिस्ट्रेशन है, ए बी की संपत्ति को, ए क्या करता है? बी की संपत्ति को, ए बी की संपत्ति को उस समय जब ए उस संपत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है, बी के कब्जे में से सद्भावना को ले लेता है। ए चोरी का दोषी नहीं है, किंतु यदि ए अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति को बेईमानी से अपने लिए दुर्वियोग कर लेता है, तो इस धारा का दोषी होगा। यहां पर यह कहा गया है कि ए बी की संपत्ति को अपना समझकर उपयोग ले लेता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वह संपत्ति ए की नहीं है, हमारी संपत्ति नहीं है, जानबूझ करके दूसरे की संपत्ति को अपने उपयोग के लिए उपयोग में ले लेता है, उसको अपने उपयोग में कर लेता है, तब वह संपत्ति का आपराधिक दुर्वियोग भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अर्थात जानता, जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि एक ही सेम कलर का 2 छाते थे। कोई आदमी आता है, दरवाजे पर छाता रख करके अंदर बैठता है, जाने लगता है, दूसरे छाता लेकर चला जाता है। जो ही कुछ दूर जाता है, बारिश होती, छाता खोलता है
तो यह उसको पता चलता है कि हमारा छाता नहीं है और ये अच्छा वाला है, हमारा छाता कमजोर वाला था, पुराना वाला था। यदि वह उसको लेकर चला जाता है तो वह बेईमानी पूरा आशय से करता है, तो यहाँ संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग का अपराध का दोषी होगा। लेकिन अगर वह जान गया कि यह दूसरे का है, तुरंत वापस कर देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा दृष्टांत देखिए, ए जो कि बी का मित्र है, ए बी का मित्र है, ए मित्र है किसका? फ्रेंड है बी का। ए बी का मित्र है, बी की अनुपस्थिति में ए के पुस्तकालय में जाता है। ए बी दोनों दोस्त हैं और ए क्या करता है कि बी की अनुपस्थिति में ए के किताब घर में चला जाता है, पुस्तकालय में जाता है और वहां पर बी की अव्यक्त सहमति के बिना, बी की कोई सहमति नहीं है, एक किताब ले लेता है। यहां यदि ए का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन से एक पुस्तक लेता है और बी की विवक्षित सहमति प्राप्त है, तो ए चोरी नहीं करता है। किंतु यदि ए बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा, वह दोषी अपराध होगा। उदाहरण के लिए ए बी दोनों दोस्त हैं, ए जाता है बी के घर और देखता है कि वहां बी कुर्सी पर नहीं बैठा है और वहां से धीरे से कोई किताब जो ले लेता है कि अगर हमारा मित्र है जान जाएगा तो कह देंगे यार पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नहीं जाना तो ले जाकर उसको किताब को बेच देंगे। तब ऐसी परिस्थितियों में अगर करता है तो वह जो है संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग का दोषी होगा। अगला दृष्टांत देखिए, लिखा गया है। अगला दृष्टांत है, ए और बी एक घोड़े के संयुक्त मालिक हैं। एक सामान है, ए और बी दोनों उसके मालिक हैं। ए उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से बी के कब्जे में से उसे ले लेता है। ए बी दोनों दोस्त हैं और एक संपत्ति के मालिक हैं, घोड़े के मालिक हैं या किसी चीज के मालिक हैं। और बी क्या करता है कि ए की सहमति से उसको ले लेता है कि यार हमको दे दीजिए, इसको हमारे पास रहेगा। और क्या करता है, उस घोड़े को उपयोग के लिए, अधिकार के लिए रखता है, बेईमानी पूरा आशय से उसको बेच देता है। यहां पर यह संपूर्ण दुरुपयोग कर लेता है और इस धारा के अंतर्गत दोषी है। अर्थात ऐसे समझिए, ए बी दोनों दोस्त हैं और दोनों किसी मतलब प्रॉपर्टी का संयुक्त उत्तरदायित्व है, ज्वाइंट लायबिलिटी उनकी है। तो अब लायबिलिटी के आधार पर क्या करते हैं, माल को जो घोड़ा है या कोई चीज है उसको ये ले लेता है, हमको दे दीजिए हमारे पास रहेगा, इसको हम देखेंगे। और बी की बिना सहमति को बेच देता है। तो यहाँ संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत 2 साल की सजा का दोषी होगा। दूसरा दृष्टांत देखिए, ए को बी का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है। ए को बी का एक वचन पत्र मिलता है, मतलब कोई बांड मिलता है। ए को बी का एक बांड मिलता है जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। ए यह जानते हुए कि वह वचन पत्र बी का है और उस से ऋण प्राप्त कर लेता, बैंक के पास जाता है, गिरवी रख के ले लेता है, तो वहां यह आपराधिक दोषी होगा। जैसे ए क्या करता है कि बी का जैसे कोई प्रनोट है या कोई सामान है या उसकी चैन अंगूठी है, कुछ भी है, बी जानता है कि ए का है और जानबूझकर उसको न दे करके उसको ले जाकर किसी सुनार के यहां गिरवी रख करके पैसा ले लेता है और जानते हुए कि वह फला आदमी उसका नहीं है और जिसको जानता है कि वह बी का ए नामक व्यक्ति का है, जानबूझकर ऐसी करता है, तो संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग का दोषी होगा। अगला दृष्टांत है, एक और देखिए, अब ऐसे दृष्टांत देखिए। ये लिखा है, ए को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है और यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, ए उस रुपये को उठा लेता है। यहां पर ए ने परिभाषित किसी अपराध का दोषी नहीं किया। रास्ते में पैसा गिरा है और मतलब ये नहीं लिखा है किसका पैसा है,
पा गए तो उसमें नहीं है कि उसने अपराध किया है। जैसे रास्ते जा रहे थे, रास्ते में पैसा गिर गया है और आपका नहीं है, लेकिन जान रहे हमारा नहीं है, लेकिन अगर पाकर उपयोग कर लेते हैं तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन दूसरा दृष्टांत है, एक वो सड़क पर एक चिट्ठी मिलती है जिस पर एक बैंक नोट लिखा है। एक वो सड़क पर एक चिट्ठी मिलती है जिस पर एक बैंक नोट लिखा है कि उस चिट्ठी को दिशा निर्देश की विषय वस्तु लिखी गई है, वह एक प्रकार का नोट है, उसको वह दुरुपयोग कर लेता है, वह इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी। जैसे एक को राजमार्ग पर एक जो है कि मिल जाता है लेटर, उस लेटर का कहिए या तो उस लेटर में कोई चेक है और यह जानता है कि चेक फला आदमी का है, उसको न देकर के बैंक में ले जाकर उपयोग करके ले लेता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के अपराध का दोषी होगा। ध्यान दीजिए, जानबूझकर जब आप जान गए हैं कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि फला व्यक्ति की है और उस व्यक्ति को न दे करके उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, तो यह संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के अपराध का दोषी होगा। अगला दृष्टांत है, ए देखता है कि बी का थैला है जिसमें धन है, बी से गिर जाता है और उस थैले को ए उसको प्राप्त कर लेता है और यह जानते हुए कि वह बी का है उपयोग कर लेता है तो दोषी है। रास्ते में मान लीजिए आप ये नहीं कह सकते तो रास्ते में गिरा, रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में गिर गया, आपका जाना पहचाना व्यक्ति कोई सामान उठा लेता है और उस सामान को वह अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए उपयोग में कर लेता है। उपयोग में कर लिया तो निश्चित रूप से वह इस धारा के अंतर्गत इस अपराध का दोषी माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या, जो एक थैला मिलता है जिसमें धन पड़ा है, वो धन में उस पर थैले में लिखा है वो फला व्यक्ति का है, जानबूझकर उपयोग कर लेता है तो वो दोषी है। रास्ते में पड़ा है लेकिन जानते हैं फला आदमी का है और उसको उपयोग कर लेते हैं तो दोषी हो जाएंगे। इसके बाद ए को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है और वह नहीं जानता वह किसकी है। ए उसको स्वामी की खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना तुरंत बेच देता है, वह इस धारा का दोषी है। जैसे रास्ते से जा रहे थे, कोई सामान गिरा था, तो लायबिलिटी ये बनती है, लिमिटेड लायबिलिटी ये बनती है आपका कि हम पता करें कि सामान किसका है। बिना पता किए उस सामान को तुरंत ले जाते हैं और जो है कि सुनार के यहाँ, बनिए के यहाँ बेच करके पैसा ले लेते हैं, तो यह संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। चौथा देखिए, ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग जो मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। ऐसी संपत्ति का बेईमानी पूर्वक उपयोग जो मृतक व्यक्ति को मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। ये इसका दृष्टांत ध्यान से सुनिए, क्या कहता है ये, जो कोई किसी संपत्ति का यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय उस व्यक्ति के कब्जे में थी और तब ऐसा किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी, किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही, जो ऐसे वैध रूप से हकदार था, बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है, अपने उपयोग में संवर्धित कर लेता है, दोनों में से किसी बात का अलावा जिसके बाद 3 वर्ष तक जुर्माना दंडित किया जाएगा। ए के कब्जे में फर्नीचर और धन है, वह मर जाता है, उसका सेवक भी उस धन फर्नीचर को अपने कब्जे में आने से पूर्व वह हकदार, मतलब उसके जो लीगल हकदार उसके आने से पूर्व अपने कब्जे में ले लेता है, बेईमानी दुरुपयोग कर लेता है, वह इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। 404 ये कहता है कि कोई संपत्ति जो मृतक व्यक्ति के कब्जे में है और मृत्यु के समय उसके कब्जे में है और किसी को जो उसका लीगल वारिस उसको बताए बिना ले लेना, 404 के अंतर्गत दोषी होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग है, घर का 4-5 लोग हैं और दादाजी की जो माल प्रॉपर्टी है वो जानता है कि एक आदमी फला जगह है। अगर वह प्रॉपर्टी को, दादाजी की प्रॉपर्टी को, उसमें 3-4 शेयर है, अपने ले लेता है, तब भी वो दोषी है। अगर कहा जाए तो संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग का दोषी है, क्योंकि मृतक व्यक्ति के कब्जे में वह संपत्ति यह मरने से पूर्व फला व्यक्ति जानता था और कोई नहीं जानता था, दूसरे का हक होता था, लेकिन वो अपने हक में संवर्धित कर लेता है तो दोषी माना जाएगा।
इसके बाद आपराधिक न्यास भंग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग 400 सेक्शन 405 आपराधिक न्यास भंग है, आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग में क्या है, देखिए ध्यान से। आपराधिक न्यास भंग है जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर बेईमानी से अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट करे बिना उस संपत्ति को बेईमानी को दुरुपयोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संवर्धित कर लेता है। जिस प्रकार से ऐसा नष्ट निर्वहन किया जाना है उसका निर्विहित करने वाले विधि के किसी निर्देश या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में किसी व्यक्ति के लिए विवक्षित हो या हो, वो आपराधिक न्यास भंग का दोषी माना जाएगा। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग से तात्पर्य है आपराधिक न्यास भंग जानते हैं जो संपत्ति किसी और की है लेकिन अपने कब्जे में उपयोग में कर लेते हैं तो संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग का अपराध का दोषी माना जाएगा। जैसे एक भंडागारी है, यात्रा पर जाते समय अपना फर्नीचर कै को दे देता है तो इस संविदा के अधीन न्यास कर देता है कि वह जब आएगा तो वह उसको लौटा देगा और वह आता नहीं इसके पहले वो बेच देता है तो संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग का अपराधी होगा। क्यों? यहाँ पर उसको दिया गया है कि आप ले लीजिए लेकिन इंतजार करिए मैं आऊंगा तब हमको दे देना, लेकिन हालांकि मालिक तो इस समय पोजीशन उसका है और पोजीशन में उसको दे दिया जाता है। जैसे ए जा रहा है यात्रा पर, अपना सारा सामान बी को दे देता है कि आप हमारा देखते रहिए जब मैं आऊंगा दे देना। यात्रा पर नहीं है इसके पहले उस सामान को बेच देता है तो संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग का अपराध का दोषी माना जाएगा। धन्यवाद, कल आपको अपराध न्यास भंग बताएंगे।